सोचिए अगर अगले 30 दिनों तक आहार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ केले मिले। सुबह दोपहर रात हर वक्त सिर्फ केला। सुनने में शायद किसी आसान क्विक फिक्स या मजेदार डाइट ट्रेंड जैसा लग रहा होगा, है ना? लेकिन सच तो यह है कि ये एक ऐसा एक्सट्रीम थॉट एक्सपेरिमेंट है जो मानव शरीर के अंदर एक भयंकर तूफान ला सकता है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में समझते हैं कि आखिर हकीकत में इसका नतीजा क्या निकलता है। इस 30 दिन के एक्सट्रीम बनाना चैलेंज के विश्लेषण में हम उस पूरे सफर को ध्यान से देखेंगे जहां एक आम सफल जब अत्यधिक मात्रा में लगातार खाया जाता है तो शुरुआती एनर्जी के बढ़ने से लेकर शरीर के सिस्टम के पूरी तरह थप पड़ने तक का साइंटिफिक सफर कैसा दिखता है। पर आगे बढ़ने से पहले एक सामान्य आकार के केले के अंदर झांक कर देखना जरूरी है। इसमें लगभग 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 14 ग्राम नेचुरल शुगर, 3 ग्राम फाइबर और हाँ, करीब 422 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। साथ में थोड़ा विटामिन B6 और विटामिन C भी। देखा जाए तो एक बेहतरीन स्वस्थ प्रोफाइल है, कोई शक नहीं। पर समस्या तब आती है जब शरीर को जिंदा रहने के लिए दूसरे न्यूट्रिएंट्स के बजाय सिर्फ यही मिलता है। और एक बहुत दिलचस्प बात बताऊं, केले का असर इस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है कि वो कितना पका हुआ है। एक हरे कच्चे केले में रेजिस्टेंट स्टार्च होता है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। लेकिन जैसे जैसे केला पकता है उस पे वो भूरे धब्बे आने लगते हैं ना, वो स्टार्च पूरी तरह सिंपल शुगर में बदल जाता है। एक पका हुआ केला ब्लड शुगर में 40 से 60 पॉइंट तक का उछाल ला सकता है। इस मोनोडाइट में पकने की ये छोटी सी डिटेल ही ब्लड शुगर को सीधे कंट्रोल करती है। तो आखिर ये अगले 30 दिनों का टाइमलाइन कैसा दिखता है? दिन पहला, एक जबरदस्त शुगर रश। फिर 7वें दिन तक आते आते पाचन में भयंकर गड़बड़ी। दिन 14 आते ही प्रोटीन ना मिलने पर शरीर के अंदर एक आतंक। और आखिरी 30वें दिन तक सिस्टम पूरी तरह से मैल फंक्शन करने लगता है। चलिए अब इन सभी पड़ावों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरुआती 1 से 3 दिन ये तो काफी कमाल के लग सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे ऊर्जा की कोई कमी ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग और शरीर दोनों को सिंपल शुगर्स फास्ट फ्यूल के रूप में पसंद होते हैं। केले की ये नेचुरल शुगर तुरंत खून में घुलकर इंस्टेंट एनर्जी देती है। इस दौरान लगता है कि बस यही डाइट का जादू है, क्योंकि ये फास्ट एक्टिंग शुगर्स शुरुआती भूख को दबा देने में बहुत असरदार होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम छुपा है जिसे अक्सर लोग डिटॉक्स का नाम दे देते हैं। शुरुआत में जो तेजी से वजन कम होता है वो दरअसल फैट नहीं है। होता क्या है, जब कैलोरीज अचानक कम मिलती हैं तो शरीर लिवर में जमा हेपेटिक ग्लाइकोजन को तोड़ने लगता है। और ग्लाइकोजन की खासियत है कि वो अपने साथ बहुत सारा पानी बांध कर रखता है। तो वो शुरुआती वेट लॉस दरअसल बॉडी फैट का गिरना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पानी और ग्लाइकोजन का नुकसान है। अब इस छोटे से नंबर पर गौर कीजिए, 1.3। ये आंकड़ा आने वाले बहुत बड़े खतरे की पहली घंटी है। एक आम केले में सिर्फ 1.3 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि मानव शरीर को दिन भर चलने के लिए इससे कई गुना ज्यादा प्रोटीन जरूरी होता है। जब दिन रात सिर्फ केले खाए जाएंगे तो दरअसल शरीर को प्रोटीन लगभग 0 मिल रहा है। और यही एक फैक्टर इस सफर को पूरी तरह बदल कर रख देता है। जैसे ही चौथा या 5वां दिन करीब आता है, पाचन तंत्र में मानो भूकंप आ जाता है। अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में फाइबर अंदर आने से पेट फूलना, भयंकर गैस और अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। पाचन तंत्र बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि भाई बाकी जरूरी चीजें अचानक कहाँ गायब हो गई। और यहाँ से दिमाग में एक अजीब सी बोरियत और खाने को लेकर असंतुष्टि तेजी से पनपने लगती है। एक हफ्ता पूरा होते होते हालात और खराब हो जाते हैं। जरूरी तत्वों की एक लंबी लिस्ट शरीर से पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। ना कोई प्रोटीन, ना स्वस्थ फैट, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन और फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे A, D, E और K का कोई नामो निशान नहीं बचता। एक अकेला केला चाहे कितना भी न्यूट्रिशियस क्यों ना हो, इन सब की कमी पूरी नहीं कर सकता। अब शरीर सीधे तौर पर स्टार्वेशन मोड यानी भूखमरी की स्थिति की तरफ बढ़ चुका है। दूसरे हफ्ते तक हालात और भी गंभीर होने लगते हैं। इसे आसान भाषा में प्रोटीन पैनिक कहना सही होगा। 8वें दिन के आसपास शरीर को अच्छे से समझ आ जाता है कि आहार से कोई भी अमीनो एसिड्स या फैट्स नहीं आ रहे हैं। फिर शुरू होती है भयंकर क्रेविंग्स। पर यह भूख केले के लिए नहीं होती, बल्कि जिंदा रहने के लिए उन मिसिंग न्यूट्रिएंट्स की पुकार होती है जो अब मिल ही नहीं रहे। और जब बाहर से प्रोटीन आना बंद हो जाता है तो शरीर एक बहुत ही खतरनाक सर्वाइवल मोड चालू करता है। वो खुद को ही तोड़ तोड़ कर खाना शुरू कर देता है।
जरूरी अंगों को चलाने और एंजाइम्स बनाने के लिए जिन अमीनो एसिड्स की दरकार होती है, शरीर उन्हें अपनी ही स्केलेटल मसल्स यानी मांसपेशियों को पिघलाकर हासिल करने लगता है। यहाँ मसल मास इतनी तेजी से गिरता है कि मेटाबॉलिक सिस्टम की तबाही शुरू हो जाती है। ऐसी मोनो डाइट से अक्सर उम्मीद तो यही लगाई जाती है ना कि तेजी से फैट कम होगा और शरीर हल्का महसूस करेगा, लेकिन बायोलॉजिकल हकीकत बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। अत्यधिक कैलोरीज की इस कमी से मेटाबॉलिज्म एकदम धीमा पड़ जाता है और फैट की जगह कीमती मांसपेशियां निकल जाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लंबे समय में ये वेट लॉस नहीं, ये सिर्फ मसल लॉस है। तीसरा हफ्ता आते आते नतीजे सिर्फ शरीर की बनावट तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि सीधे दिमाग पर असर डालने लगते हैं। पोषक तत्वों के इस भयंकर कमी से दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका असर बेहद ज्यादा थकान, चिड़चिड़ापन और ब्रेन फॉग, जहां आम बातों पर भी ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। शरीर हर पल एक इमरजेंसी स्टेट में रहता है और ऊर्जा बचाने के लिए आम कामकाज को बिल्कुल स्लो कर देता है। और चौथे हफ्ते तक इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा सामने आता है। लगातार 1 महीने तक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ना मिलने से दृष्टि धुंधली होने लग सकती है। कैल्शियम और विटामिन डी ना होने से हड्डियां खोखली और कमजोर पड़ने लगती हैं। ये वो पॉइंट है जहां शरीर को परमानेंटली नुकसान पहुंचने का खतरा अपने चरम पर होता है। एक अकेला फल, चाहे वो कितना भी हेल्दी क्यों ना माना जाए, वो पूरे सिस्टम का भार अकेले नहीं उठा सकता। ध्यान दीजिए एक और खतरनाक मेडिकल स्थिति पर जो इस सफर में बढ़ जाती है, हाइपरकैलीमिया। हमने शुरू में बात की थी कि एक केले में लगभग 422 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। सोचिए, दिन भर लगातार केले खाने से किडनीज पर इस पोटेशियम को बाहर निकालने का कितना भारी बोझ पड़ता है। अगर ये पोटेशियम खून में जमा होने लगे तो हृदय की धड़कन अनियमित हो सकती है और यहाँ तक कि मांसपेशियों में लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। तो अब आते हैं असलियत के आईने पर। ऐसी अत्यधिक रोक-टोक वाली एक्सट्रीम डाइट्स आखिर हमेशा नाकाम क्यों होती हैं? इसके पीछे का विज्ञान आखिर क्या कहता है? यहाँ सबसे बड़ा धोखा सामने आता है, जिसे द रीबाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे ही 30 दिन की डाइट के बाद कोई सामान्य खाना दोबारा शुरू करता है, वजन बिल्कुल रॉकेट की तरह वापस आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो वजन गया था वो फैट था ही नहीं, वो थे पानी और जरूरी मांसपेशियां। अब जब मेटाबॉलिज्म पहले ही धीमा हो चुका है, तो नया खाना और भी ज्यादा तेजी से फैट के रूप में जमा होने लगता है। और कुछ विशेष हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां ऐसी डाइट आजमाना सीधे तौर पर जानलेवा साबित हो सकता है। जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी डिजीज है या जो इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, उनके लिए इससे पूरी तरह दूर रहना ही बेहतर है। साथ ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाले, एस इनहिबिटर्स लेने वालों और ईटिंग डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री वाले लोगों के लिए भी इस तरह की डाइट बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन इन सब बातों का मतलब ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि केला खुद में एक बुरा फल है। बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें बात करनी चाहिए इसके सही उपयोग की। आखिर इस लाजवाब फल को एक बैलेंस्ड डाइट में स्वस्थ तरीके से कैसे शामिल करें? इसको सही तरीके से खाने के कुछ आसान और असरदार नियम हैं। पहला, सिर्फ मात्रा पर ध्यान दें। दिन में 1 या 2 केले बिल्कुल काफी हैं। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट नियम, इसे हमेशा किसी प्रोटीन या स्वस्थ फैट के साथ मिलाकर खाएं ताकि असर संतुलित रहे। और तीसरा, कोशिश करके हल्के हरे या कम पके केले चुनें, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस स्टार्च ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है। इस साइंटिफिक अंतर को देखना सच में दिलचस्प है। एक तरफ अगर अकेले सिर्फ एक पका केला खाया जाए तो ब्लड शुगर में अचानक स्पाइक आता है और फिर एकदम से क्रैश, जिससे दिन भर थकान महसूस होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर उसी केले को थोड़े से आलमंड बटर या किसी हेल्दी फैट के साथ खाया जाए तो वही शुगर धीरे धीरे रिलीज होती है, जो घंटों तक स्थिर और लगातार ऊर्जा बनाए रखती है। तो आखिरी में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर केले जैसा एक सेहतमंद और फायदेमंद सुपरफूड भी 30 दिनों तक अकेले खाए जाने पर मानव शरीर की ऐसी तोड़फोड़ कर सकता है, तो इसका सबसे बड़ा सबक क्या निकलता है? शायद किसी भी क्विक फिक्स या मैजिकल डाइट ट्रेंड में कोई सुपर पावर नहीं छुपी होती। असली सुपर पावर तो बस एक विविध और संतुलित आहार यानी एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट में ही होती है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको न्यूट्रिशनल साइंस को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी।